हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी ज्योग्राफी फाउंडेशन। हमने अपने इस क्लास में भारत के भूगोल से संबंधित जो भौतिक प्रदेश वाला चैप्टर है वो प्रारंभ किया था। और इस भौतिक प्रदेश के चैप्टर में हमने भारत के कुछ महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, इन सभी की हमने चर्चाएं कर ली थी। भारत का जो अगला भौतिक प्रदेश आ जाता है यह आता है चौथा भौतिक प्रदेश, जिसे हम समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह के रूप में देखते हैं। तो ये जो समुद्र तटीय मैदान है, इस समुद्र तटीय मैदान को अगर देखें, ये भारत के प्रायद्वीपीय भाग के दोनों ओर समुद्र तटीय मैदान की अगर हम बात करें तो जो प्रायद्वीपीय भारत है जहाँ से जलीय सीमा प्रारंभ हो जाती है, तो ये जो जलीय सीमा के निकटवर्ती भाग हैं जो मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश और समुद्र तटीय क्षेत्र के मध्य का भाग है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है यहाँ, और ये जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, इस समुद्र तटीय क्षेत्र के बीच वाले भाग में ये जो एरिया हम देख रहे हैं इसे कहा जाता है समुद्र तटीय मैदान। और ये जो समुद्र तटीय मैदान है, ये जो समुद्र तटीय मैदान है ये दो भागों में विभाजित है। एक तो आता है पश्चिमी तटीय मैदान, स्थिति के आधार पर पश्चिमी भाग में है, और स्थिति के आधार पर अगर भारत के प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग की बात करें तो इसे पूर्वी तटीय मैदान का नाम दिया गया है। तो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान को अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पश्चिमी तटीय मैदान की। और जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इस पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार अगर देखें तो इस पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार शुरू हो जाता है मुख्यतः जो यहाँ गुजरात में सूरत से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात में सूरत से लेकर कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी तक की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत का पश्चिमी तटीय मैदान है। ये भारत का पश्चिमी तटीय मैदान है, और इस पश्चिमी तटीय मैदान को राज्यों के आधार पर अलग अलग जगह इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी तटीय मैदान का भाग है या नहीं है, या उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम क्या रखा गया है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रायद्वीपीय पठार पर बनने वाले ये जो तटीय मैदान है, इन तटीय मैदानों में सबसे पहला जो तट आ जाता है ये तो आता है भाई काठियावाड़ तट। और ये जो काठियावाड़ तट है, ये काठियावाड़ तट आ जाता है यहाँ गुजरात का तटीय क्षेत्र। पहला जो राज्य यहाँ तटीय सीमा पर अगर देखें तो ये गुजरात आ जाता है, और गुजरात के तटीय भाग को, गुजरात के तटवर्ती भागों को यहाँ पर नाम दिया गया है भी काठियावाड़ तट। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ गुजरात के दक्षिणी भाग में दमन दीव और दमन से लेकर गोवा तक का जो भाग है, दमन से लेकर गोवा तक का जो भाग आ जाता है इसे कहा जाता है कोंकण तट। काठियावाड़ जो तट है ये गुजरात का तटीय भाग है, और इसके दक्षिणी भाग में अगर देखें तो यहाँ कोंकण तट आ जाता है। और ये जो कोंकण तट है, इस कोंकण तट पर यहाँ दादरा नगर हवेली ये जो क्षेत्र है, दमन दीव, और अगर दक्षिण में देखें तो ये वाला जो भाग आ जाता है इसे कहा जाता है भाई मुंबई। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आ जाता है मुंबई, भारत का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ इंडिया, इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी है भी जिसे कहा जाता है नावासोवा। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो गोवा से लेकर कर्नाटक का जो मैंगलोर है, ये वाला जो गोवा राज्य है जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है, और कर्नाटक में आ जाता है भाई मैंगलोर, मैंगलोर बंदरगाह है। तो मैंगलोर तक का जो भाग है ये कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट के दक्षिण में स्थित इस कन्नड़ तट को केनरा तट भी कहा जाता है। और सबसे अंत में देखें तो मैंगलोर से लेकर कुमारी अंतरीप तक का भाग, मैंगलोर से लेकर कुमारी अंतरीप तक का जो भाग है इसे कहा जाता है मालाबार तट। मैंगलोर के दक्षिण में मैंगलोर से लेकर तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक का जो भाग है इसे कहा जाता है मालाबार तट। और मालाबार तट का अधिकांश विस्तार आ जाता है केरल में। मालाबार तट का अधिकांश विस्तार कहाँ है भाई? केरल में। अगर हम बात करें कि जो कन्नड़ तट का विस्तार है ये सर्वाधिक कहाँ है, तो ये आ जाता है कर्नाटक राज्य में। तो कन्नड़ तट
कर्नाटक राज्य में है। कोंकण तट की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में आ जाता है। महाराष्ट्र राज्य के रोहा से लेकर अगर हम मैंगलोर तक देखें तो यहाँ पर एक विशेष रेल मार्ग, जिसे कोंकण रेल मार्ग कहते हैं, का विस्तार किया गया है भाई। ठीक है, अब देखिएगा जो मालाबार तट है भारत में, ये जो मालाबार तट हम पढ़ रहे हैं, इस मालाबार तट पर बालू का रेत के टीले पाए जाते हैं। ये जो मालाबार तट है, इस मालाबार तट पर बालू का रेत के टीले पाए जाते हैं। इन टीलों को कहा जाता है टेरी। और टेरी जो हैं ये हमने कहा है बालू का रेत के टीले हैं। तो बालू का रेत के इन टीलों से विशेष प्रकार का अयस्क प्राप्त होता है, जिसे कहा जाता है भाई मोनोजाइट। मोनोजाइट अयस्क से एक खनिज की प्राप्ति होती है, जिसे हम कहते हैं थोरियम। तो थोरियम की प्राप्ति के लिए किस अयस्क से किया जाता है? मोनोजाइट अयस्क। और मोनोजाइट अयस्क का भारत में सर्वाधिक जमाव अगर देखें तो ये कहाँ पर आ जाते हैं भाई? मालाबार तट पर आ जाते हैं। इसी मालाबार तट पर अगर देखें तो यहाँ पर कुछ छोटी लेगून झीलें पाई जाती हैं। ये जो मालाबार तट हम देख रहे हैं केरल में, यहाँ पर कुछ छोटी लेगून पाई जाती हैं। इन छोटी लेगून झीलों को यहाँ कयाल कहा जाता है। छोटी लेगून जो झीलें हैं इन्हें कहा जाता है कयाल झीलें। ठीक है, तो ये जो कयाल हैं इनमें कुछ उदाहरण आ जाते हैं, जैसे अष्टमुडी, जैसे बेम्बनाड, सस्थाकोटम। ये छोटी लेगून तटीय झीलें हैं जिनके द्वारा मत्स्य पालन या फिर सिंचाई कार्य किया जाता है भाई। और ये सभी झीलें केरल राज्य में स्थित हैं। ये केरल में मिलने वाली छोटी लेगून झीलें हैं, जिन्हें भारत के पश्चिमी तट पर कयाल कहा जाता है। और अष्टमुडी, बेम्बनाड, सस्ताकोटम, पुनामदा, एक झील और आ जाती है भाई पुनामदा। और ये जो पुनामदा झील है, यहाँ पर नौका दौड़ का कार्य करवाया जाता है। और इस नौका दौड़ में विजेता टीम को नेहरू ट्रॉफी दी जाती है भाई। ठीक है, तो यहाँ पुनामदा, सस्थाकोटम, बेम्बनाड और अष्टमुडी, ये सभी जो झीलें हैं केरल के तटीय भागों में देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद अगर चलें तो देखो यहाँ पर जो पूर्वी तटीय मैदान है, इस पूर्वी तटीय मैदान को देखें तो ये बंगाल की खाड़ी के साथ में लगता है। पूर्वी तटीय मैदान के विस्तार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्थित है भाई बंगाल की खाड़ी। और ये जो बंगाल की खाड़ी वाला एरिया हम देख रहे हैं, ये जो बंगाल की खाड़ी वाला एरिया देख रहे हैं, ये क्रम से दक्षिण में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और ये आ जाता है पश्चिमी बंगाल। दक्षिण से उत्तर की अगर हम बात करें या उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करें तो सबसे उत्तर में पश्चिमी बंगाल है, उसके बाद में ओडिशा, इसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये 4 राज्य हैं जो पूर्वी तट के साथ में सीमा बना देते हैं। और इन्हीं राज्यों में अगर देखें प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां जो हैं वो डेल्टा प्रदेश का निर्माण कर देती हैं। और डेल्टा प्रदेश का निर्माण करने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान की जो चौड़ाई है वो हमें अधिक देखने को मिल जाती हैं। यहाँ इस पूर्वी तटीय मैदान को सामान्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। बंगाल की खाड़ी के साथ में बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के साथ में लगने वाला ये जो पूर्वी तटीय मैदान है, इस पूर्वी तटीय मैदान को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो तट आता है उत्तरी भाग, इसे तो कहा जाता है भाई उत्तरी सरकार तट। और दक्षिण में स्थित जो है इसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। तो एक तो आ जाता है भाई उत्तरी सरकार तट और एक आ जाता है कोरोमंडल तट। अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये जो दोनों तटीय क्षेत्र हैं, गंगा के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरीप तक का जो भाग है, इसको हमने पूर्वी तटीय मैदान कहा। और स्थिति के आधार पर उत्तरी भाग को कहा गया उत्तरी सरकार तट और दक्षिणी भाग को कहा गया
कोरोमंडल तट। ठीक है, यहाँ जो उत्तरी सरकार तट है, इस उत्तरी सरकार तट का विस्तार स्वर्णरेखा नदी के डेल्टा से लेकर गोदावरी नदी डेल्टा तक देखने को मिल जाता है। स्वर्णरेखा नदी की अगर हम बात करें तो ये निकलती कहाँ से है भाई, झारखंड और ओडिशा में प्रवाहित होती है, और ओडिशा में प्रवाहित होकर यहाँ डेल्टा बनाते हुए, झारखंड और ओडिशा में प्रवाहित होकर डेल्टा बनाते हुए बालासोर के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की हम बात करेंगे, जो गोदावरी नदी के रूप में हमने पढ़ा है, इस गोदावरी नदी का जो डेल्टा बनता है ये बनता है भी राजमुंद्री में, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी का डेल्टा बनता है। जबकि ओडिशा के बालासोर में अगर देखें तो यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी का डेल्टा बन जाता है। इन दोनों डेल्टाई भागों के बीच अगर ये जो तटीय मैदान हम पढ़ें, इसको कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। ठीक है, इसके दक्षिण में जो हम बात कर रहे हैं कि कृष्णा नदी का डेल्टा, प्रायद्वीपीय भारत की जो दूसरी लंबी नदी हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ यह आ जाती है भाई कृष्णा नदी, और इस कृष्णा नदी डेल्टा से लेकर कुमारी अंतरीप तक का जो भाग है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कोरोमंडल तट की। ये जो तटीय भाग हम पढ़ रहे हैं इसे कहा जाता है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ठीक है, तो दो तट हमने देखे, पहला तो आ जाता है स्वर्णरेखा नदी से लेकर गोदावरी नदी डेल्टा के मध्य का भाग, तटीय भाग, जिसे हम कहते हैं उत्तरी सरकार। दक्षिण में कृष्णा नदी जो है, गोदावरी नदी के दक्षिण में आंध्र प्रदेश का जो विजयवाड़ा क्षेत्र है, इस विजयवाड़ा क्षेत्र में कृष्णा नदी का डेल्टा बनता है, और कृष्णा नदी डेल्टा से कुमारी अंतरीप तक का जो भाग है इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जो पूर्वी तटीय मैदान है, इस पूर्वी तटीय मैदान में हमने देखा कि यहाँ पर 4 प्रमुख राज्य थे, और इन 4 प्रमुख राज्यों में अगर पश्चिमी बंगाल को छोड़ दिया जाए तो पश्चिमी बंगाल के अतिरिक्त अब जो 3 राज्य शेष रह जाते हैं, इनके यहाँ स्थानीय जो तटीय क्षेत्र है उसको कहा जाता है, पहला तो है भाई ओडिशा। ओडिशा में इसको कहा जाता है उत्कल का तट। ओडिशा में क्या कहेंगे, उत्कल का तट, या यूं कह दीजिएगा ओडिशा के तटीय भाग में उत्कल तट स्थित है। और ओडिशा राज्य की अगर हम बात करें, यहाँ पर डेल्टा बनता है प्रमुख 2 नदियों का, एक तो स्वर्ण रेखा और एक आ जाती है महानदी। एक तो आता है स्वर्ण रेखा और एक आ जाता है महानदी। स्वर्ण रेखा नदी का जो डेल्टा है वो ओडिशा के बालासोर में बनता है, जबकि महानदी डेल्टा की अगर हम बात करते हैं तो ये ओडिशा के भुवनेश्वर में बनता है। ठीक है, तो भुवनेश्वर किस नदी के किनारे हुआ भी, ये महानदी के किनारे आ जाता है। देखो, जब हम इस प्रकार से कुछ तथ्यों को पढ़ रहे होते हैं तो हमें एक्स्ट्रा जो जानकारियां हैं वो अलग से बटोरने की जरूरत नहीं है। यहीं हम साथ में चलते हुए एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रमुख शहर हैं जो भारत की प्रमुख नदियों के किनारे बसे हुए हैं। जैसे स्वर्णरेखा की अगर हम बात करें तो जमशेदपुर, झारखंड का जो जमशेदपुर है वो स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। महानदी की अगर हम बात करें तो महानदी के किनारे भुवनेश्वर आ जाता है, संबलपुर आ जाता है और कटक आ जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे हमारे पास एक सूची तैयार हो जाती है, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन कौन से शहर जो हैं वो भारत की किन किन प्रमुख नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो देखो, जो स्वर्णरेखा और महानदी का डेल्टा बना ये ओडिशा राज्य में बनता है, जिसे उत्कल का तट कहा जाता है। अगर इस तटीय भाग पर कोई प्रमुख बंदरगाह स्थित है तो ये बंदरगाह आ जाता है भाई पाराद्वीप बंदरगाह है। पाराद्वीप बंदरगाह है भारत के किस राज्य में है, तो भारत के ओडिशा राज्य में आ जाता है। और इसी तटीय भाग पर देखें तो एक प्रमुख झील आती है भाई चिल्का झील, और चिल्का झील जो है ये भारत की प्रमुख लेगून झील है। चिल्का झील को भारत की प्रमुख लेगून झील कहा जाता है, और लेगून झीलों को अनूप झील भी कहते हैं। तटीय निम्न भूमियों में सागर के ज्वारीय जल भरने से, जो तटवर्ती निम्न भूमियां हैं, इन तटवर्ती निम्न भूमियों में सागरीय जल भरने से जिन झीलों का निर्माण होता है इन्हें कहते हैं लेगून झीलें। और सामान्यतः जो लेगून होती हैं ये खारे पानी की झीलें होती हैं। अब यहाँ जो चिल्का झील बन रही है, ये चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेगून है।
अगर हम बात करें भारत की झीलों में, तो खारे और मीठे दोनों पानी की जो झीलें हैं, इनमें भारत की सबसे बड़ी जो झील आती है ये चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील तो भी चिल्का झील आ जाती है। और चिल्का झील क्षेत्र जो है ये भारत का पहला रामसर साइट क्षेत्र भी है भाई। अच्छा प्रश्न है कि जो भारत है, इस भारत का प्रथम रामसर साइट, भारत का प्रथम रामसर साइट जो क्षेत्र है ये किसे घोषित किया गया था? तो चिल्का झील जो है ये भारत का पहला रामसर साइट क्षेत्र हो जाता है। अब देखिए, जब ओडिशा का तटवर्ती क्षेत्र देखें तो इसके दक्षिण में, ओडिशा के दक्षिण में राज्य आ जाता है भाई आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का जो तटीय भाग है जिसे काकीनाडा तट भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश का तट भी कहा जाता है। और आंध्र प्रदेश राज्य में एक तो गोदावरी नदी का डेल्टा बनता है। गोदावरी नदी डेल्टा की अगर हम बात करें तो ये बनता है भाई राजमुंदरी में। गोदावरी नदी का जो डेल्टा है वो आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में बनता है, जहां पर राष्ट्रीय तंबाकू शोध संस्थान कार्यरत है। दूसरी ओर अगर देखें तो कृष्णा नदी का डेल्टा आ जाता है, और कृष्णा नदी का डेल्टा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बनता है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कृष्णा नदी का डेल्टा बन जाता है। और इन दोनों नदियों की प्रमुख विशेषता यह है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी आ जाती है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी नदी की अगर हम बात करें तो ये कृष्णा नदी आ जाती है। और इस आंध्र प्रदेश के तटीय भाग पर प्रमुख जो बंदरगाह आता है ये तो आ जाता है विशाखापट्टनम। और ये जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ये विशाखापट्टनम बंदरगाह है प्राकृतिक रूप से सुरक्षित बंदरगाह है, क्योंकि ये एक पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है जिसका नाम है डॉल्फिन पहाड़ी। डॉल्फिन पहाड़ी के पीछे प्राकृतिक सुरक्षा से युक्त जो भारत का प्रमुख बंदरगाह है ये कौन सा है भाई? तो विशाखापट्टनम। एक अन्य बंदरगाह की बात करें तो ये आ जाता है मछलीपट्टनम। और इसी तटीय भाग में जो गोदावरी और कृष्णा नदी डेल्टा बन रहे थे, गोदावरी और कृष्णा नदी डेल्टा के मध्य एक तो गोदावरी का डेल्टा है और एक कृष्णा नदी का डेल्टा है। इन दोनों डेल्टाई भागों के बीच यहाँ पर एक लेगून झील मिलती है भाई। और ये लेगून आ जाती है कौन सी? कोल्लेरू झील। कौन सी आ जाती है? कोल्लेरू झील। पूर्णतः आंध्र प्रदेश में स्थित एक मीठे पानी की लेगून है। सामान्यतः जो लेगून होती हैं ये खारे पानी की लेगून होती हैं, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें कि जो कोल्लेरू झील है, ये कोल्लेरू झील दो नदी डेल्टाओं के मध्य, गोदावरी नदी डेल्टा के दक्षिण में है जबकि कृष्णा नदी डेल्टा के उत्तर में स्थित होने के कारण इसमें ताजे जल की आवक बनी रहती है और इसीलिए यह एक मीठे पानी की लेगून हो जाती है। यहाँ एक दूसरी झील और आ जाती है जिसका नाम है भाई पुल्लिकट झील। कौन सी झील है? पुल्लिकट झील। और ये जो पुल्लिकट झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। इसका अधिकांश भाग अगर देखें तो अधिकांश भाग आ जाता है भाई आंध्र प्रदेश में। और पुल्लिकट झील इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस झील में एक द्वीप आता है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप आ जाता है भाई पुल्लिकट झील में। और यह जो द्वीप है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का एक प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, भारत का प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, ये कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा द्वीप। और श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में है? तो भाई पुल्लिकट झील, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो प्रायद्वीपीय भाग का पूर्वी तटीय मैदान हम पढ़ रहे हैं, इसका अगला जो तट आ जाता है इसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल तट का विस्तार हमने पढ़ा कृष्णा नदी डेल्टा से लेकर कुमारी अंतरीप तक। मुख्यतः जो राज्य आ रहा है ये राज्य आ जाता है भाई तमिलनाडु। और तमिलनाडु के इस तटीय मैदान में अगर देखें तटीय भाग पर दो नदियों के डेल्टा आ जाते हैं। एक तो आता है कावेरी नदी का डेल्टा, और कावेरी नदी का जो डेल्टा है वो तमिलनाडु के तंजावुर में बनता है। तमिलनाडु के
तंजावुर में बन जाता है, जहां पर एक कागज निर्माण की फैक्ट्री स्थापित की गई थी भाई। और एक आ जाता है वैगई नदी का डेल्टा। ठीक है, तो दो नदी डेल्टा है, एक तो कावेरी नदी है और एक वैगई नदी। वैगई नदी का जो डेल्टा है वो तमिलनाडु के मंडपम स्थान पर बन जाता है भाई। तो ये दो नदी डेल्टा हैं जो कोरोमंडल तट पर स्थित हैं। और यहाँ अगर हम प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो ये आ जाता है भाई चेन्नई। और चेन्नई बंदरगाह के निकट ही इस चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए एक अन्य बंदरगाह और स्थापित किया गया है जिसका नाम है एन्नोर। अच्छा प्रश्न है कि भाई चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किस बंदरगाह को विकसित किया गया है, तो यहाँ पर आ जाता है एन्नोर। और एक अन्य बंदरगाह की अगर हम बात करें तमिलनाडु में तो इसका नाम आ जाता है भाई तूतीकोरिन। तूतीकोरिन जो बंदरगाह है ये भी कहाँ पर स्थित है, भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित हो जाता है। तो देखिए हमने भारत के जो तटीय मैदान है उनमें पूर्व की ओर क्रम से ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की अगर हम तट की बात करें तो काफ़ी अच्छे प्रश्न जो हैं वो हमारे तैयार हो रहे हैं। किस नदी का डेल्टा कहाँ पर स्थित है भाई, यहाँ पर कौन से बंदरगाह आ जाते हैं और यहाँ कौन सी झीलें आ जाती हैं। अब देखो भारत का जो चेन्नई है, ये जो चेन्नई समुद्र तट है, ये जो चेन्नई का समुद्र तट है, यहाँ से हमने भारत की जो औसत समुद्र तल से ऊंचाई है इसका मापन किया है। यानी मासत से जो ऊंचाई मापी जाती है वो हमने कहाँ से ली है, तो चेन्नई के तट से ली है भाई। दूसरी विशेष बात ये हो जाती है कि चेन्नई के जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर एक पुलिन है, यानी समुद्र तटीय बीच पुलिन जो आ जाता है, इसमें मेरीना पुलिन एक प्रमुख पुलिन आ जाता है। मेरीना जो पुलिन है ये भारत का सबसे लंबा पुलिन हो जाता है। ठीक है, अब देखो जो तटीय मैदान है, इन तटीय मैदानों के बाद अगला इसी का जो पार्ट है ये पार्ट आ जाता है भारत के प्रमुख द्वीप समूह हैं। अब भारत के जो प्रमुख द्वीप समूह हैं इन्हें हम तटीय द्वीप समूह हैं और तट से कुछ दूर स्थित होने के कारण दूरस्थ द्वीप समूह में विभाजित कर सकते हैं। तो जो तटीय द्वीप समूह हैं, इन तटीय द्वीप समूह को निर्माण प्रक्रिया के आधार पर हम या तो पथरीले द्वीप कहेंगे या फिर काप मर्दा से निर्मित द्वीप कह सकते हैं। ठीक है, कुछ दूरस्थ द्वीप आ जाते हैं जिनको हम बात करते हैं या तो उनका निर्माण परवाल के द्वारा हुआ है तो परवाल निर्मित द्वीप कहेंगे, या फिर इनके निर्माण में कुछ पर्वतीय संरचनाएं आ जाती हैं तो इन्हें हम पर्वतीय द्वीप कह देते हैं। तो भारत के जो द्वीप समूह हैं इनको पर मुख्यतः दो भागों में बांटा। पहला तो हमने कहा तटीय द्वीप समूह है, पहला जो हम बात कर रहे हैं तटीय द्वीप समूह है। और तटीय द्वीप समूह जो है ये प्रायद्वीपीय भारत के निकटवर्ती भागों में बनते हैं, प्रायद्वीपीय भारत के निकटवर्ती भागों में बन जाते हैं। इनमें कुछ तो पथरीले द्वीप हैं और पथरीले जो द्वीप हैं ये भारत के पश्चिमी तट पर अगर देखें, भारत का जो पश्चिमी तट है जहां हम मुंबई तट की बात करते हैं, इस मुंबई तट पर हेनरे कैनरे द्वीप आ जाते हैं, बूचर द्वीप आ जाते हैं, एलिफेंटा द्वीप आ जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि कांप मर्दा के जो द्वीप हैं तो काप मर्दा के द्वीप भाई नदियों के निक्षेपण के द्वारा काप मर्दा का जमाव किया जाता है। और काप मर्दा से निर्मित जो द्वीप हैं वो सामान्यतः नदी मुहानों पर मिलने वाले हैं। और नदी मुहाने भारत के पूर्वी तट पर देखें तो इन पूर्वी तट पर नदियों के द्वारा डेल्टाई प्रदेशों का निर्माण किया जाता है। और इन डेल्टाई प्रदेशों के सम्मुख भाग में अगर देखें तो कुछ द्वीप आ जाते हैं, जैसे यहाँ हुगली नदी के अगर तटीय क्षेत्र में हम देखें, बंदरगाह वाले भाग में देखें तो कुछ गंगा सागर नाम का एक द्वीप मिल जाता है। वहीं पर अगर महानदी ओडिशा में देखें तो यहाँ पर विल्लर द्वीप का निर्माण हो जाता है। इसके बाद जो भारत के तटीय क्षेत्र से दूर स्थित द्वीप है, भारत के तटीय क्षेत्र से जो दूर स्थित द्वीप हैं इनमें पश्चिम में लक्षद्वीप समूह है, अच्छा उदाहरण है। अगर पूर्व में बात करते हैं तो अंडमान द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब देखिएगा प्रकृति के आधार पर अगर देखें जो पश्चिम में स्थित लक्षद्वीप समूह है ये तो है भाई परवाल निर्मित द्वीप, ये तो कैसे हो जाते हैं, परवाल निर्मित द्वीप हो जाते हैं। जबकि पूर्वी भाग में अगर देखें तो जो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप हैं ये पर्वतीय द्वीप हो जाते हैं। ठीक है, परवाल निर्मित द्वीप पाए जाते हैं कहाँ पर, तो भारत का जो अरब सागर है,
भारत का जो अरब सागर है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, यहाँ के द्वीपों को कहा गया है अरब सागरीय द्वीप और इनका नाम आ जाता है लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, और लक्षद्वीप समूह की राजधानी क्या है भाई? तो यहाँ पर राजधानी आ जाती है इसकी कवरत्ती। ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरी के रूप में जाना जाता है। वहीं पर्वतीय द्वीप में बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह को कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन्हें एमराल्ड द्वीप के भी नाम से जाना जाता है और इसकी जो राजधानी है ये आ जाती है भाई पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर स्थित हो जाती है। ठीक है, अब देखिए भारत के ये जो दो प्रमुख द्वीप समूह हम बात करने वाले हैं, एक तो अरब सागर में स्थित और एक आ जाते हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित। तो सबसे पहले तो अरब सागर में स्थित जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित द्वीप हैं, इनको कहा जाता है लक्षद्वीप समूह। और लक्षद्वीप समूह में भी मुख्य जो लक्षद्वीप है, इस मुख्य लक्षद्वीप में लगभग 36 द्वीपों का समूह है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित लक्षद्वीप समूह में मुख्य लक्षद्वीप के अंतर्गत 36 द्वीप आ जाते हैं और इन 36 द्वीपों पर लगभग 10 द्वीप ऐसे हैं जहां मानव निवास करता है। लक्षद्वीप का जो शाब्दिक अर्थ हो जाता है, ये शाब्दिक अर्थ आ जाता है भाई 1 लाख द्वीप। हालांकि वास्तव में यहाँ है नहीं 1 लाख द्वीप, लेकिन एक शाब्दिक अर्थ के रूप में अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप का जो शाब्दिक अर्थ आ जाता है यह आता है 1 लाख द्वीपों का समूह है। निर्माण हमने देखा कि जो अंतः सागरीय चबूतरे होते हैं, जलमग्न जो चबूतरे होते हैं, ये जो भारत है, भारत का जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में यहाँ पर ये जो द्वीपमालाएं हम देख रहे हैं, इन द्वीपमालाओं का जो निर्माण हुआ है वो अंतः सागरीय कटकों पर, अंतः सागरीय कटकों पर, सागरीय जो कटक हैं या जो चबूतरे आ जाते हैं, इन चबूतरों पर अगर देखें तो एक विशेष प्रकार का जीव, मूंगा जिसे कहते हैं, पोलिप जिसे कहा जाता है, इसका निवास स्थल हो जाता है। और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं परवालों के द्वारा जो द्वीप बन गए हैं, इन्हें कहा जाता है परवाल द्वीप। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें परवाल द्वीप कहा जाता है। तो भाई लक्षद्वीप समूह की राजधानी अगर देखें तो राजधानी आ जाती है कवरत्ती। राजधानी कहाँ पर है? कवरत्ती। लक्षद्वीप समूह की राजधानी कवरत्ती। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि हवाई अड्डा किस द्वीप पर है, तो अगाती द्वीप पर स्थित है। सबसे बड़े द्वीप की अगर हम बात करते हैं तो एंड्रोट, एक तो एंड्रोट आ जाता है और एक आ जाता है भी मिनिकॉय। ये दो बड़े द्वीप हैं, एंड्रोट द्वीप और मिनिकॉय द्वीप, ये दो बड़े द्वीप आ जाते हैं। और यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है ये आ जाती है भी मुस्लिम धर्मावलंबी, यानी कि लगभग 90% से अधिक जो लोग हैं लक्षद्वीप समूह पर, ये कौन से धर्म से संबंधित है? मुस्लिम धर्मावलंबी हो जाते हैं। और इनके द्वारा जो प्रमुख भाषा बोली जाती है ये भाषा है भाई मलयालम। ठीक है, तो लक्षद्वीप समूह पर एक विशेष जनजाति भी निवास करती है भाई, और इस जनजाति का नाम है वसी। कौन सी जनजाति है? वसी जनजाति। वसी जनजाति भारत के कौन से क्षेत्रों में निवास करती है? तो वसी जनजाति जो है ये भारत के लक्षद्वीप समूह क्षेत्र में निवास कर जाती है। इसके बाद अगर देखें तो देखो अगला आ जाता है भाई बंगाल की खाड़ी में स्थित, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों को कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। नाम क्या है भाई? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसे मरकत द्वीप या एमराल्ड द्वीप की संज्ञा भी दी है। इन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अन्य नाम की अगर हम बात करें, उपनाम की अगर हम बात करें, तो इन्हें मरकत द्वीप या एमराल्ड द्वीप भी कहते हैं। राजधानी कहाँ है? तो राजधानी आ जाती है भाई पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर जो है ये दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। कौन से अंडमान पर है? ये दक्षिणी अंडमान पर स्थित है भाई। अंडमान निकोबार में अगर देखें तो कुछ द्वीपों का यहाँ समूह देखने को मिलता है। देखिएगा, एक तो द्वीप आ जाता है यहाँ से, इसका नाम है उत्तरी अंडमान। इसके दक्षिण में आ जाता है मध्य अंडमान। इसके दक्षिण में आ जाता है दक्षिणी अंडमान। इसके दक्षिण में देखें तो यहाँ पर आ जाता है लघु अंडमान। ये तो सभी अंडमान समूह हैं।
और अंडमान समूह के दक्षिण में देखें तो अब देखिएगा एक द्वीप आ जाता है जिसको कहा गया है कार निकोबार। कौन सा द्वीप है? कार निकोबार। इसके दक्षिण में आ जाता है भाई लघु निकोबार, लघु निकोबार। और लघु निकोबार के दक्षिण में अगर देखें तो यहाँ पर आ जाता है ग्रेट निकोबार। कौन सा द्वीप है? ग्रेट निकोबार। तो अंडमान निकोबार में उत्तर से दक्षिण की ओर ये कुछ द्वीपों का समूह मिल जाता है। यहीं अगर हम इन द्वीपों के उत्तरी भाग में देखें तो उत्तरी भाग में आ जाता है कोको द्वीप, कोको द्वीप, ठीक है, जो भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है भाई। तो अब यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये जो हम प्रमुख द्वीप समूह देख रहे हैं, इन द्वीप समूह में अगर देखें तो उत्तर से दक्षिण की ओर एक तो इनका क्रम पूछा जा सकता है। यहाँ जो ग्रेट निकोबार है, इस ग्रेट निकोबार पर अगर देखें तो ग्रेट निकोबार पर एक स्थान आ जाता है, इसे कहा जाता है भाई इंदिरा पॉइंट। और ये जो इंदिरा पॉइंट है, ये इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है ये कहाँ है? तो ये ग्रेट निकोबार पर स्थित हो जाता है। दिसंबर 2004 में आई सुनामी के कारण ये भाग जलमग्न हो गया था, लेकिन आज भी हम भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु मानते हैं, ये किसको मानते हैं भाई? इंदिरा पॉइंट को, ठीक। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ अंडमान निकोबार पर जो बेरन द्वीप है, अंडमान के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित एक द्वीप है बेरन द्वीप। और बेरन द्वीप जो है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनिक, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें से निरंतर उद्गार होता रहता है, इनको हम सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो भारत का एकमात्र जो जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी है ये कौन सा हो जाता है? तो ये माउंट बेरन हो जाता है। अंडमान निकोबार के जो मूल निवासी हैं ये निग्रिटो प्रजाति के हैं। अंडमान निकोबार के जो मूल निवासी हैं ये निग्रिटो प्रजाति के हैं। और यहाँ पर जो अन्य जनजातियाँ पाई जाती हैं इनमें अंडमानी निकोबारी, जारवा और सेंटिलीज, ये कुछ उदाहरण मिलते हैं हमें। अच्छा प्रश्न है कि जारवा सेंटिलीज जनजातियां भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं यहाँ पर अंडमानी निकोबारी, जारवा, सेंटिलीज इस प्रकार की कुछ जनजातियां देखने को मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है कि भाई ये जो अंडमान निकोबार हम देख रहे हैं तो अंडमान निकोबार की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है ये सैडल पीक है जो अंडमान समूह में स्थित है। जबकि अगर हम निकोबार समूह की बात करें तो निकोबार समूह में आ जाती है माउंट लूथियर, जो निकोबार समूह की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन अगर अंडमान निकोबार संयुक्त रूप में पूछा जाता है तो सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाती है। यही बात करें तो एक चैनल आ जाता है भाई 10 डिग्री चैनल। और ये जो 10 डिग्री चैनल है, ये 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से पृथक कर देता है। लघु अंडमान को कार निकोबार से पृथक करने वाला यहाँ पर है भाई 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल यानी कि 10 डिग्री अक्षांश रेखा, 10 डिग्री की जो समांतर रेखा है ये किन दो द्वीपों के मध्य से गुजर रही है? आप गौर कर सकते हैं कि एक तरफ तो अंडमान समूह के द्वीप हैं, एक तरफ निकोबार समूह के द्वीप हैं। अंडमान में लघु अंडमान है, निकोबार में कार निकोबार है। तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है या फिर लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग कर देता है? कौन सा चैनल है? तो 10 डिग्री चैनल। इसके उत्तर में अगर देखें तो यहां पर आ जाता है भाई डंकन दर्रा, डंकन पास। और ये जो डंकन पास देख रहे हैं ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित हो जाता है। कौन भाई? डंकन पास। उत्तर में हमने देखा था कि जो कोको द्वीप है, ये जो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान है इसके मध्य से जो गुजरता है इसको कहा जाता है कोको स्ट्रीट। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कोको स्ट्रीट। तो कोको स्ट्रीट कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को पृथक कर देता है। तो यहाँ हमने देखा ये जो भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये पर्वतीय द्वीप का उदाहरण हो जाता है। जो जलमग्न पर्वतीय शिखर हैं इनके रूप में हमें अंडमान निकोबार के क्षेत्र देखने को मिल जाते हैं।
देखिए भारत का जो पूर्वी भाग है, यहाँ पूर्वी भाग में ये जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी स्थित है। इस बंगाल की खाड़ी में अगर देखें तो हमें कुछ द्वीप समूह है यहाँ दिखाई देते हैं, और ये जो द्वीप समूह आप देख रहे हैं, इन्हीं द्वीप समूह को कहा गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, लघु अंडमान है, और यहाँ से अगर देखें तो लघु अंडमान है। अंडमान का सबसे जो है दक्षिणी भाग, बीच में हमने देखा मध्य अंडमान के दक्षिण में ये जो आ जाता है, इसे दक्षिणी अंडमान कहा गया है। ठीक है, उसके बाद में देखें तो भाई एक तो आ जाता है कार निकोबार, एक आ जाता है लघु निकोबार, और एक आ जाता है ग्रेट निकोबार। ये तो है लघु निकोबार और यहाँ से आ जाता है ग्रेट निकोबार। तो ये कहाँ स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और बंगाल की खाड़ी में स्थित ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इनके पास में ही यहाँ एक और द्वीप आ जाता है जिसका नाम है भाई सुमात्रा। और ये जो सुमात्रा है ये आ जाता है इंडोनेशिया। कौन से देश का है? इंडोनेशिया का एक बड़ा द्वीप है। और भारत का जो ग्रेट निकोबार है और इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है, इनके मध्य में एक जल संधि आ जाती है। इसे कहा जाता है ग्रेट जल संधि। इसे कहते हैं ग्रेट जल संधि या ग्रेट चैनल का नाम भी दिया गया है। ठीक है, तो ये भारत के कुछ प्रमुख द्वीप समूह हो जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार हमने भारत के जो महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश हैं, इन भौतिक प्रदेशों की चर्चाएं कर ली हैं। अगला जो टॉपिक अपना रहेगा ये भारत की जलवायु से संबंधित रहेगा। और भारत की जलवायु में हम भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक और भारत की जलवायु की कुछ विशेषताओं को अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।